अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन मोहतरम, आप इस वक्त देख रहे हैं शहबाज इब्राहिम पॉडकास्ट। और मेरे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं एक ऐसी शख्सियत जो तूबा फाउंडेशन के जनरल सेक्रेटरी हैं, ट्रस्टी हैं, मेरी मुराद जनाब तलहा आलम साहब। अस्सलामुअलैकुम तलहा भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। शहबाज भाई, मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत से हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप भी बिल्कुल खैर आफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन। नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे होंगे ये पॉडकास्ट, और आज इस पॉडकास्ट में जो आप देखेंगे, जो सवालात हम इनसे करेंगे वो हेल्थ कार्ड से रिलेटेड भी होंगे, क्योंकि इनकी जो फाउंडेशन है उसमें कैंपेन चल रही है हेल्थ कार्ड की। लेकिन साथ-साथ उससे पहले ये पूछना लाज़िम है कि तूबा फाउंडेशन को लॉन्च करने का मकसद क्या था, विज़न क्या है, कहाँ पर इनका ऑफ़िस वाक़ई है? ये सारे सवालात जो आपके ज़हन में होते हैं वो आज हम तलहा आलम साहब से करेंगे। तला भाई, सबसे पहले हमें ये बताइए, हमारी ऑडियंस को ये बताइए कि तूबा फाउंडेशन को लॉन्च करने का या फिर उसका मकसद क्या था, तूबा फाउंडेशन का फलाही इदारों की लिस्ट में आने का, क्योंकि बहुत सारे फलाही इदारे पहले से मौजूद हैं। देखिए, तूबा फाउंडेशन की जो बुनियाद रखी गई थी ना, वो आज से तकरीबन 15 साल पहले 2011 में रखी गई थी। जी। और तूबा फाउंडेशन औरंगी टाउन के एक छोटे से इलाके में एक किराए के मकान से इसको शुरू किया गया था। और इसका जो विज़न था वो ये था कि माशरे में गुर्बत का ख़ात्मा, लोगों के ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करना। और इसके साथ-साथ वो गुर्बत का ख़ात्मा कैसे होगा, उसका क्या मिशन होगा, किस तरह से हम काम करेंगे। तो उसमें ये था कि लोगों को उनके पैरों पे खड़ा करें, लेकिन बिला सूद कर्ज़ के ज़रिए। क्योंकि आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो है वो कर्ज़ देते भी हैं और लेते भी हैं, लेकिन उसमें सूद का अंसर शामिल होता है। और सूद अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ ऐलान जंग है। इतनी बड़ी जो है वो बात है कि अगर कोई शख्स सूद ले लेता है, तो वो अल्लाह और उसके रसूल के मुकाबले में आके खड़ा हो जाता है। ऐसा ही। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमारे मरहूम कैप्टन हामिद रज़ा साहब ने तूबा फाउंडेशन की बुनियाद रखी और उनके साथ को-फाउंडर्स शामिल थे, जिसमें अभी हमारे जो हाज़िर सदर हैं हाफ़िज़ मोहम्मद शाहिद साहब, वो उस वक़्त जनरल सेक्रेटरी थे। और इसके अलावा दीगर जो अहबाब हैं, उनके साथ ये सिलसिला शुरू हुआ था। और अल्हम्दुलिल्लाह आज 15 सालों में हज़ारों की तादाद में ख़ानदान ऐसे हैं कि जो अपने पैरों पे खड़े हो चुके हैं, जो माशाल्लाह। स्टेबल हो चुके हैं, जिनकी ज़िंदगी में आसानी आ गई है, बरकत आ गई है, फरावानी आ गई है। और अगर आप बात करें लफ्ज़ तूबा की, तो ये किसी इंसान का नाम नहीं है। मैं ज़रूर पूछने जी, वाला जी। था तला भाई कि आपस की बात है, हम डिबेट्स में भी साथ ही रहे हैं और जजमेंट भी हमने साथ-साथ की है। आपस में बैठे हुए हैं, बताएँ ये कौन है तूबा? देखिए, तूबा जो है ना वो किसी का नाम नहीं है, ठीक है? तूबा कुरान करीम की आयत है सूरतुर राद में, उसमें लफ्ज़ तूबा मौजूद है जिसके मायने खुशहाली के हैं। और माशाल्लाह। एक ऐसा दरख़्त जो ब्लेसिंग ट्री के तौर पे जन्नतुल फ़िरदौस में मौजूद होगा। तो उसके ज़ेरे साया जितने लोग भी होंगे, ज़ाहिर-सी बात है उन पे रहमत नाज़िल हो रही होगी। तो हमने भी तूबा नाम जो अख़ज़ किया, वो इसी वजह से किया कि हम भी लोगों की ज़िंदगी में आसानी, खुशहाली पैदा करना चाहते हैं। तो इसीलिए इस इदारे का नाम तूबा रखा गया है। ये किसी ज़बरदस्त। इंसान का नाम नहीं है, वरना आमतौर पे लोग जो है वो किसी को ख़िराज अक़ीदत, ख़िराज तहसीन पेश करने के लिए उनके नाम से मंसूब कर देते हैं। लेकिन लफ्ज़ तूबा जो है वो ख़ालिसतन एक विज़न के तहत है। और ये इसके पीछे एक राज़ था जो मैंने आज आपको बताया, और बहुत सारे लोगों को मालूम भी है। कई लोगों को मालूम नहीं होता, वो शायद समझते हैं कि किसी इंसान का नाम है। ऐसा ही है। जी। तला भाई, साथ-साथ ये भी बताइएगा कि आपका जो हेड ऑफ़िस है, वो कहाँ पर वाक़ई है? हमारा हेड ऑफ़िस औरंगी टाउन सेक्टर 11 में वाक़ है। और वहाँ से सारे ऑपरेशंस चलते हैं। और पूरे शहर कराची में हमारे हेड ऑफ़िस से चीज़ें मैनेज और कंट्रोल होती हैं। मुझे ये भी ज़रूर बताइएगा कि औरंगी टाउन को ही मुंतख़िब क्यों किया एरिया के तौर पर? देखिए, औरंगी टाउन को मुंतख़ब करने की वजह ये है ना कि आप थोड़ा-सा आपको हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। जी। पाकिस्तान की हिस्ट्री में देखें तो 1971 में पाकिस्तान का डाउनफॉल हुआ, 2 हिस्सों में तक़सीम हो गया हमारा प्यारा वतन। लेकिन उससे पहले अगर आप 1947 में जाएँ हिजरत पाकिस्तान में, तो उसमें एक बहुत बड़ा तबका जिसको लोग मुहाजिर तबका कहते हैं, हिजरत करने वाले, जी। वो हिंदुस्तान से पाकिस्तान आए। ठीक है। लेकिन इसके साथ ही साथ कुछ लोग जो हिंदुस्तान से ईस्ट पाकिस्तान, जो साबका मशरिकी पाकिस्तान है, वहाँ गए। कुछ लोग वेस्ट पाकिस्तान आ गए। और फिर कुछ अरसे के बाद 1971 में दोबारा से डाउनफॉल हुआ। देखिए, 47 में जो डाउनफॉल हुआ ना, उस वक़्त भी वो लोग जो कि बहुत बड़े जायदाद, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ के मालिक थे,
उन्होंने पाकिस्तान के लिए अपना सब कुछ कुर्बान किया और वो पाकिस्तान आ गए। जी, लेकिन अभी 1947 से लेकर 1971 तक में सिर्फ 20 से 25 सालों का ही ये अरसा गुजरा था कि दोबारा से वही सेम कुर्बानी देने का वक्त आ गया, बल्कि मैं समझता हूँ कि उससे भी ज़्यादा खतरनाक, क्योंकि 1971 में जो है ना एक जेनोसाइड हुआ था। तो वो लोग, वो एक गिरोह जो कि 47 में भी पिसा, और 1971 में जब पाकिस्तान दो हिस्सों में तकसीम हुआ तो फिर उन्होंने दोबारा से हिजरत की। वहाँ पे उनका कत्लेआम हुआ, दोबारा से हिजरत हुई और फिर वो पाकिस्तान यानी वेस्ट पाकिस्तान में आए, और फिर उनको औरंगी टाउन में लाके बसा दिया गया, कुछ को मजीद कॉलोनी में लाके बसा दिया गया। तो अब हम ये देख रहे हैं ना कि ये जो गिरोह है ना, ये बहुत ज़्यादा पिसा हुआ है। 2 मर्तबा जो है वो इनका सब कुछ कुर्बान हो गया। तो काम वहाँ होना चाहिए जहाँ उसकी ज़रूरत है, ठीक है? तो हमने देखा कि यहाँ औरंगी टाउन में बहुत ज़्यादा मसाइल हैं लोगों के, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और इसके बरक्स अगर हम वहाँ लोगों का जायज़ा लें तो इतने खुददार किस्म के लोग कि उन उन लोगों में कोई ये नहीं है कि वो भीख माँगता हुआ आपको नज़र आए। जी। वो तालीम पे फ़ोकस करते हैं। यही वजह है कि 1973 में जो लोग आए, आज वो पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। लेकिन वहाँ औरंगी टाउन में बड़ी ज़रूरत थी इस चीज़ की, जिसकी वजह से तूबा फाउंडेशन का क़याम वहाँ पे किया गया, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत थोड़ा लेकिन हम चेंज लेकर आ रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है और साथ-साथ ये भी पूछना चाहूँगा कि ये जो बिना सूद आप कर्ज़ दे रहे हैं, ये बहुत सारे बैंक भी क्लेम करते हैं कि भई हम बिना सूद देंगे कर्ज़। लेकिन बाद में फ़तवे आ जाते हैं इस तरह के कि भई ये बिना सूद नहीं है और इसमें भी सूद मौजूद है। सबसे पहले तो ये बताएँ कि किस तरह इसको आप ख़ालिस बना रहे हैं? और दूसरी चीज़ इसमें ऐड करता चलूँ कि ये कॉन्सेप्ट किस तरह ज़हन में आया? देखिए इसमें जो है ना, हम इसको किस तरह से खालिज बना रहे हैं, हम किसी शख्स को अगर 50,000 रुपये देते हैं, जी, तो हम उससे 50,000 रुपये लेते हैं। ओके। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, और इसमें जो है वो हमारे जो सदर साहब हैं, वो ब्रेवी टाउन से फ़ारिग तहसील हैं, और जितने भी शरई मामलात होते हैं उन सारे फार्मूलाज को वो खुद क्रिएट करते हैं और उसकी निगरानी भी वो करते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इसमें ज़्यादा तफसील में जाने की बजाय हम क्लियर बता देते हैं कि अगर कोई 30,000 लेता है तो उसको जी, हम 12 से डिवाइड करते हैं, और जो उसकी किस्तें बनती हैं वो अदा कर रहा होता है। तो ठीक है। ये जो है ना हमारा एक सिंपल स्ट्रक्चर है। साथ-साथ इसी के साथ मैंने ये भी सवाल किया कि बिना सूद जो कर्ज़ आप दे रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट ज़हन में क्यों आया? यानी आपको ऐसा लगता है कि दूसरे जो लोग कर्ज़ दे रहे हैं या जो दूसरे फलाही इदारे कर्ज़ दे रहे हैं, उसमें वो ख़ालिसपन नहीं है या फिर इस तरह की चीज़ें आपको बहुत कम नज़र आईं, जिसकी वजह से आपने सोचा कि ये काम करना है? देखिए, इसमें आपकी मालूमात में मैं थोड़ा-सा इज़ाफ़ा करना जी, चाहूँगा कि एक इदारा है अख़ुवत, जिसके जी, बानी हैं डॉक्टर अमजद साकिब साहब। उन्होंने ये काम शुरू किया था पाकिस्तान में, और वो बहुत बड़ी ऑर्गनाइज़ेशन है, और यूँ समझ लें कि फ़ख़्र है हमारे पाकिस्तान का कि इस तरह के इदारे जो काम कर रहे हैं, जिसके ज़रिए लोगों को डायरेक्ट बेनिफिशरीज़ को फ़ायदा होता है, जी। और एक इस्लामिक लॉ के मुताबिक भी है। तो अख़ुवत को देखते हुए, अख़ुवत से हम इंस्पायर हुए, और हमने सोचा कि ये काम कराची में शुरू किया जाए, क्योंकि अख़ुवत जो है वो पंजाब बेस्ड है। अब ये पूरे पाकिस्तान में इदारा फैल चुका है अख़ुवत। तो हमने देखा कि भई ये कराची में ये काम शुरू होना चाहिए। तो फिर उनसे इंस्पायर होके हमने ये काम शुरू किया। उनकी किताब अख़ुवत का सफ़र, उसपे हमारे तूबा फाउंडेशन के जो बानी हैं उनका तज़किरा भी है। तो हम इस तरह से काम कर रहे हैं ना कि मुख़्तलिफ़ लोगों के काम करने का ज़ाविया है, तरीक़ा-कार है। कोई किसी तरह से कर रहा है, कोई किसी तरह से कर रहा है। लेकिन हमने जो है वो बिला सूद कर्ज़ देने का फ़ैसला इसलिए किया कि हम समझते हैं कि जब लोगों के पास सरमाया होगा, तो ही गुर्बत का ख़ात्मा होगा। लोगों के पास पैसा होगा, वो उसको मल्टीप्लाई करेंगे, उससे काम करेंगे, अपना कारोबार करेंगे, तो उनकी जो इज़्ज़त-ए-नफ़्स है, वो भी बरकरार रहेगी, और साथ ही साथ वो अपने हर काम को ओन करेंगे। जब इंसान किसी चीज़ को ओन करता है ना, तो फिर उसका ख़याल भी रखता है, और जब उसका ख़याल रखता है तो ज़ाहिर-सी बात है कि अल्लाह ताला से एक लगाव भी होता है कि वो कोई कारोबार कर रहा है, उसके बच्चों का नसीब उसके साथ जुड़ा हुआ है, उसके पास सरमाया आ गया है, तो फिर उसमें बरकत भी होती है। और इस तरह से मैं समझता हूँ कि माशरा जो है वो तरक्की याफ़्ता होगा, और गुर्बत का ख़ात्मा जो है ना वो इसी तरह से मुमकिन है। इसी वजह से हम बिला सूद कर्ज़ दे रहे हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह करे कि ये आपकी जो ख़्वाहिशात हैं ये पूरी हों, यानी कि ये गुर्बत और ये चीज़ें ख़त्म हों और इस कर्ज़ से बहुत सारे लोग फ़ायदा उठा सकें और अच्छे तरीके से फ़ायदा उनको हो। लेकिन साथ-साथ ये भी पूछना चाहूँगा कि बचपन में हम ये कहावत सुनते थे कि भई जिसको कर्ज़ मिलता है वो कर्ज़ यानी कि जादू है, जब उसको मिलता है वो गायब हो जाता है। तो आपका कैसा तजुर्बा रहा है?
देखें, बात बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये महावरतन कहा जाता है कि उधार एक जादू है, अगर आप किसी को देंगे तो वो गायब हो जाएगा। लेकिन ये जो कहते हैं ना कि नीयत साफ मंजिल आसान, हमारे साथ ऐसे बेनिफिशरीज जुड़े हुए हैं, ऐसे लोग हैं, ऐसे खुददार किस्म के लोग हैं जी, कि जब वो लोन लेने आते हैं तो वो पहले पूछते हैं। यहाँ पे हमारे यहाँ बहुत सारे लोग हैं, वो बोलते हैं भाई ज़कात के पैसे तो नहीं है। हालांकि वो एक अलग बात है, हम उसमें जाएंगे। लेकिन वो, मैंने बताया ना शुरू में, कि भीख नहीं मांगते। वो जी, कहते हैं भाई हमें आप सरमाया दे दें, हम काम करेंगे और हम रिटर्न करेंगे। अब अगर किसी को पाकिस्तान में कैरेक्टर बिल्डिंग देखनी है, पाकिस्तान का पॉजिटिव इमेज देखना है, मैं दावत देता हूं कि वो तूबा फाउंडेशन आए। हमारे जो 5,000 से जायद फैमिलीज हैं जिन्होंने हमसे बिलासूद कर्ज लिया, जी, आके उनका डेटा चेक करें कि वो वाकई पैसे लेके वापस करते हैं या नहीं करते हैं। मैं यहाँ पे बता दूं कि तूबा फाउंडेशन का जो रिकवरी रेट है वो 98% से भी ज़्यादा है। ये हम ज़बरदस्त। आपको पिछले 15 सालों का एक फिगर बता रहे हैं, ठीक है? और कैरेक्टर बिल्डिंग आप देख लें, लोगों की शख्सियत साजी, कि वो जो पैसे ले रहे हैं उसको वापस कर रहे हैं, उसको अमानत समझ रहे हैं। और हम लोगों को ये बताते भी हैं, हमारे जो लोन के मैनेजर हैं शब्बीर आलम साहब, वो जब कर्ज दे रहे होते हैं ना, हम हर सेकंड संडे को हर महीने के देते हैं, तो उसमें एक लोगों के साथ तरबियती नशिस्त भी होती है जिसमें उनको बताया जाता है कि ये पैसे जो हैं वो आपके लिए अमानत है। आप इसको 1 साल के बाद वापस करेंगे तो किसी और भाई को जो है वो ये पैसे दिए जाएंगे और उसकी ज़िंदगी में आसानी आएगी। भाईचारा, मवाख़ात, अख़ुवत, ये सारी चीज़ें आपको जो है ना इस स्ट्रक्चर में नज़र आ जाएगा। अगर कोई शख्स पैसा लेके भाग जाता शुरू के सालों में, तो हमारा हौसला, हमारे हौसले भी पस्त हो जाते। फिर उसके बाद शायद ये काम उस तरह से नहीं चलता। लेकिन पिछले 15 सालों में अल्हम्दुलिल्लाह जो ये तादाद बढ़ती चली जा रही है, ये इस बात का सबूत है कि लोगों के अंदर अभी भी खुददारी, दयानतदारी, ईमानदारी, अमानतदारी मौजूद है। ज़बरदस्त। लेकिन तला भाई, साथ-साथ मैं ये भी ज़रूर पूछना चाहूँगा कि आपकी जो फ़ाउंडेशन है, तूबा फ़ाउंडेशन, वो हेल्थ कार्ड की कैम्पेन भी जिस तरह आपकी चल रही है, मैं ये ज़रूर पूछना चाहूँगा आपसे कि हेल्थ कार्ड जो है ये बहुत बड़ा यानी कि प्रोजेक्ट है, और जब ये इस तरह का प्रोजेक्ट एक हुकूमत ने यानी सूबाई हुकूमत ने केपीके की हुकूमत ने शुरू किया था, तो बहुत पूरे पाकिस्तान ने उनको एप्रिशिएट करना शुरू किया था, यानी ये इस तरह का बड़ा काम है। तो आप एक फ़ाउंडेशन होकर ये काम किस तरह करेंगी और फंडिंग कौन कर रहा है इस चीज़ की? देखिए, ये आपने बहुत बड़ा सवाल पूछा है, ठीक है? मैं मानता हूँ इस चीज़ को कि ये हुकूमत का ब्रेन चाइल्ड है। लेकिन मैं और हमारे इदारे के लोग जब ये देखते हैं कि शहर कराची में ऐसी कोई सहूलत मौजूद नहीं है, हालाँकि पाकिस्तान का सबसे अहम शहर है, जी, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने ये सोचा कि जिस तरह से कॉर्पोरेट के मुलाज़मीन को, जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ में एम्प्लॉइज़ होते हैं, उनको और उनकी फैमिली को हेल्थ पैनल दिया जाता है। इनको एक कार्ड दिया जाता है कि खुदा न खास्ता अगर उनको कोई सेहत के मसाइल दरपेश आते हैं, तो वो उस कार्ड के ज़रिए अपना इलाज बाइज़्ज़त तरीके से करवा सकते हैं। जी, लेकिन आम आदमी के लिए ये सहूलत बदकिस्मती से मौजूद नहीं थी, जिसको देखते हुए तूबा फाउंडेशन के जो थिंक टैंकर्स हैं, उन्होंने फ़ैसला किया कि ये सिलसिला शुरू होना चाहिए। और हमने कंपनीज से मीटिंग की, बात की। और अब हम आपको बता दें कि वाहिद एनजीओ तूबा फाउंडेशन जिन्होंने ये प्रोजेक्ट पाकिस्तान में लॉन्च किया कि आम आदमी को हेल्थ पैनल मुहैया किया जाए, जिसके ज़रिए उनकी ज़िंदगी के मसाइल हल हों। अब आप देखें ना, बहुत आसान सा स्ट्रक्चर है। अगर सारे लोग कराची के हेल्थ कार्ड बना लेते हैं, जी, तो जो सरकारी अस्पतालों में आपको एक रश नज़र आता है, ज़ाहिर-सी बात है कि वो ओवरवेल्म हुआ हुआ है, वो फैसिलिटीज़, वो कैपेसिटी मौजूद नहीं है बदकिस्मती से। तो वो क्राउड डिवाइड हो जाएगा प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, क्योंकि सबके पास हेल्थ पैनल मौजूद होगा, हेल्थ कार्ड मौजूद होगा, तो उनको भी बिज़नेस मिलेगा, हुकूमत को भी टैक्स मिलेगा, लोगों के मसाइल भी हल हो जाएँगे, सरकारी जो अस्पतालों का एक रश है वो भी कम होगा, वहाँ पे और कैपेसिटी बिल्डिंग होगी। तो मैं समझता हूँ कि ये जो फ़ॉर्मूला है ना, इसमें ज़ाहिर-सी बात है कि कमियाँ होंगी। तो सिंध हुकूमत को और कराची को के जो कर्ता-धर्ता हैं, उनको भी इस चीज़ को अडॉप्ट करना चाहिए और इसको बिल्कुल सरकारी सतह पे शुरू करना चाहिए। लेकिन चूँकि जब तक ये काम नहीं हो रहा, तो हमने बतौर फलाही इदारा इस काम को शुरू किया है, ताकि जो खराबी अभी चल रही है, जो मसाइल लोगों की ज़िंदगी में हम देखते हैं कि अगर किसी शख्स को खुदा न खास्ता किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना पड़ जाए, तो उसके बिल के एवज़ उसको या तो अपना मकान बेचना पड़ता है, या तो अपनी वाइफ़ का ज़ेवर बेचना पड़ता है, या किसी से कर्ज़ लेना पड़ता है, और वो कर्ज़ तले इतना दब जाता है कि सालों लग जाते हैं उसकी भरपाई और उसकी अदायगी में। तो इस मसले को हल करने के लिए जो है ना, हमने ये फ़ैसला किया है। वरना हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो बीमारी को ढोते हैं, जी, आम तौर पे ख़वातीन।
अगर उनका अपेंडिक्स का ऑपरेशन होना है या हर्निया का ऑपरेशन होना है, उनको नहीं मालूम कि इसका क्या नुकसान है अगर इसमें डिले किया जाएगा। आपके घर में राशन नहीं है, आज राशन खत्म हो गया, आप 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन तक बिना खाए रह सकते हैं। आपके घर में पानी मौजूद नहीं है, आपको टैंकर नहीं मिल रहा, तो आप 2 दिन, 3 दिन तक सर्वाइव कर सकते हैं। लेकिन खुदा ना खास्ता कोई सेहत के मसाइल आ जाते हैं और वो इमरजेंसी केस है, अगर उसके ऊपर काम नहीं किया गया, तो आपकी जान जा सकती है, और जान सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ है, और इसीलिए कहते हैं कि जान है तो जहान है। तो इस चीज़ को देखते हुए ना हम ये समझते हैं कि ये सेहत कार्ड इस वक्त कराची वालों की ज़रूरत है, और जितने लोग इस वक्त हमें देख रहे हैं, हम लिंक भी बता देंगे उनको नीचे डिस्क्रिप्शन में, पेस्ट कर दीजिएगा कि वहाँ हेल्थ कार्ड का लिंक मौजूद है। आप अपना और अपनी फैमिली का हेल्थ कार्ड लाजमी बनाएं, और इसमें सबसे इम्तियाजी बात यह है कि प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस भी कवर्ड है, यानी किसी को पहले से कोई बीमारी है, वो हेल्थ कार्ड बनाए, जाके इलाज करा ले। ये कहाँ होता है दुनिया में कि प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस इसमें कवर्ड हो। एक्सीडेंटल कवरेज है इसमें, बर्थ डिफेक्ट्स कवर्ड है, मैटरनिटी की सहूलत मौजूद है। तो आप देखें ना कि एक शख्स अगर हेल्थ कार्ड बना लेता है, ठीक है, जो कम आमदन वाला है, उसके लिए हमने साल का प्रीमियम 4,000 रुपए रखा है, और बच्चे का जो सालाना प्रीमियम उन लोगों के लिए 2,000 रुपए रखा है। आप डिवाइड तो करें 4,000 को 12 से, 300 कुछ रुपए बनते हैं। अभी हमने चाय पी ना, एक दिन में हम अगर 3 दफा चाय पीते हैं 100-100 रुपए की, तो 300 रुपए की चाय एक दिन में पीते हैं। 9,000 रुपए की चाय हम महीने में पीते हैं, तो आप साल का अंदाजा लगा ले, तो 1,08,000 रुपए की चाय औसतन एक वो आदमी जो लोअर मिडिल क्लास से ताल्लुक रखता है वो पी लेता है। आप गुटखा आता है मावा, मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं, लोग कराची में बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। एक मावे का जो पैकेट है ना, वो 100 रुपए का है। अगर कोई ज्यादा खाने वाला है तो वो 3 खाता है, कोई कम खाने वाला है तो वो 2 पुड़िया तो खाता ही एक दिन में। तो एक दिन में अगर कोई 200 रुपए का मावा खा रहा है, तो महीने का 6,000 रुपए का तो वो मावा खा रहा है ना। जी। तो ये सेहत कार्ड जो है 4,000 रुपए का है, 12 महीने से डिवाइड करें, मंथली 300 कुछ रुपए में उसको 4 लाख रुपए की कवरेज मिल रही है। ये बताइए कि हमाकत नहीं है तो क्या है, अगर कोई कार्ड नहीं बना रहा तो। हम ये नहीं कह रहे कि कार्ड का जो है वो कार्ड आपकी जिंदगी बचा लेगा, लेकिन आपकी जिंदगी में आसानी तो पैदा करेगा ना। आप आपके साथ खुदा ना खास्ता कोई मसला आता है आपके बच्चे के साथ, फिर आप फिर आप परेशान होंगे, फिर आप जगह जगह जाएंगे, लोगों के सामने हाथ फैलाएंगे। तो बेहतर यह है कि आप कार्ड बनाएं, सेफ्टी लें। दुनिया के जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, वहां पे लोगों के पास हेल्थ इंश्योरेंस मौजूद होता है। तो ये एक पूरा आइडिया है। लोगों को चाहिए कि वो अपनी कवरेज लें, हेल्थ कार्ड बनाएं, और अगर पूरा साल आपका इलाज नहीं हुआ तो आपके पैसे ज़ाया नहीं हुए। अल्लाह का शुक्र अदा करें कि आपको 12 महीने में अस्पताल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। हम तो दुआ करते हैं, मैं बहुत डरते हुए कह रहा हूँ क्योंकि आप वकील भी हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि अल्लाह ताला किसी को कोर्ट, अस्पताल जाने की नौबत पेश ना आए। अल्लाह ताला से यही दुआ है, क्योंकि जो बदकिस्मती से बहुत बुरा हाल है। तो हम इस चीज़ को देखते हुए जो है ना, हमने इस प्रोजेक्ट को शुरू किया है, और अल्लाह से दुआ है, क्योंकि पिछले 1.5 सालों में अल्हम्दुलिल्लाह 592 लोगों ने इस कार्ड से इलाज करा। तला भाई, आपने हमारे आधे हिस्से, सवाल के आधे हिस्से का जवाब तो दिया, लेकिन अब हम आपकी नीयत पर शक तो नहीं करते कि आपने जानकर इग्नोर किया या अनजाने में, कि हमने ये भी पूछा था कि फंडिंग कौन कर रहा है, क्योंकि जिस तरह आपने बात की कि ये बिल्कुल बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो हुकूमतें करती हैं, और आप जिस तरह तरगीब दे रहे हैं, तबलीग कर रहे हैं कि हर बंदा कराची से इस कार्ड की सहूलत को अवेल तो करे, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये कौन फंडिंग कर रहा है कि आप पूरे कराची में सेहत कार्ड बांटना चाह रहे हैं? देखें, हम बाँटना नहीं चाह रहे, हम इसकी सहूलियत दे रहे हैं। अगर बाँटने की बात आएगी तो वो फ्री में सबको देना हो जाएगा। जी। उसके लिए तो एक ज़ाहिर-सी बात है कि बहुत ह्यूज अमाउंट रिक्वायर्ड होगा। ऐसा ही है। तो इसका सिलसिला ये है कि इसका जो प्रीमियम हमने लोगों के लिए सेट किया है ना, वो हम चाहते हैं कि लोग खुद पे करें, ठीक है? ताकि उसमें कम से कम बजट हमें हमारा लगाना पड़े, ठीक है? तो इसके लिए हमने रखा है, जो लोअर इनकम है, जो शख्स 50,000 से कम आमदन वाला है, उसके लिए हमने साल का प्रीमियम रखा है 4,000 रुपए, और उसके बच्चे के लिए रखा है 2,000 रुपए। इसी तरह से जो अपर मिडिल क्लास का तबका है, उनके लिए हमने सालाना प्रीमियम रखा है 8,000 रुपए, और बच्चों का रखा है 4,000 रुपए। सर। इसके अलावा मैटरनिटी की अगर कवरेज की बात करें, तो वो लोअर इनकम वालों के लिए 15,000 जो कपल कार्ड बनता है, मियाँ बीवी दोनों की कवरेज होती है 4-4 लाख की, और 60,000 की मैटरनिटी की कवरेज होती है। और इसके अलावा 20,000 जो है वो हमने अपर मिडिल क्लास के लिए रखा है, जिसमें सेम फैसिलिटीज़ मौजूद है। तो जब लोगों का प्रीमियम इसमें शामिल होगा, फिर जो उसमें गैप आएगा उसको हम फिल करेंगे। तो उसमें मैं नहीं समझता कि इतने ज़्यादा जो है वो अमाउंट की ज़रूरत पड़ेगी अगर लोग बढ़ जाते हैं। और रही बात फंडिंग की,
तो देखिए फंडिंग जो है अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे मुखियर हज़रात हैं जो अपना नाम नहीं बताना चाहते हैं, लेकिन वो फंडिंग करते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के जो आपको काम कराची शहर में होते हुए नज़र आ रहे हैं, तो उसके पीछे वही तमाम मुखियर हज़रात हैं, जिनको अल्लाह ताला ने पैसा भी दिया है, अल्लाह ताला ने उनको बड़ा दिल भी दिया है और सबसे बड़ी बात है कि कबूलियत भी है कि अल्लाह ताला ने उन्हें कबूल भी किया है। उनके माल के ज़रिए हज़ारों ख़ानदान जो है वो फ़ैज़याब हो रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है तला भाई, लेकिन तासुर एक जाता है और इल्ज़ाम भी फलाही इदारों पर ये लगता है कि बहुत सारे सियासतदान या फिर कारोबारी हजरात अपने जो ब्लैक मनी है उनकी उन उसको वाइट करने के लिए भी फलाही इदारों को पैसे देते हैं कि भैया आप इस तरह की चीज़ें करें। तो ये तूबा फाउंडेशन पर भी इस तरह के इल्ज़ामात ज़रूर आते होंगे, तो उसको आप किस तरह टैकल करते हैं? देखिए, अब तक तो अल्हम्दुलिल्लाह तूबा फाउंडेशन पे इस तरह का कोई इल्ज़ाम नहीं है, लेकिन हम आपको बता दें कि तूबा फाउंडेशन की ये पॉलिसी है कि हम कभी भी गवर्नमेंट से ₹1 फंड ना हमने लिया, ना हम लेते हैं और ना इंशाअल्लाह ताला आगे हम लेंगे। क्योंकि उसके जो प्रोस एंड कॉन्स है अगर हम उस पे नज़र डालें, तो उस पे हमारे लिए मसाइल ज़्यादा हैं, ठीक है? दूसरी चीज़ सियासत या सियासतदान। देखें फलाही इदारों को सियासत से दूर रहना चाहिए, ठीक है? लेकिन सियासतदानों के करीब रहना चाहिए क्योंकि बहुत सारे ऐसे मामलात और मसाइल आते हैं कि जहाँ पे आपको अपने इदारे का दिफ़ा करना होता है। मगर तूबा फाउंडेशन की ये स्ट्रिक्ट पॉलिसी है कि हम ना सियासत में हमारा कोई शख़्स है और ना ही हम किसी सियासतदान को अपने किसी प्रोग्राम में मदऊ करते हैं और ना हम उनसे कोई हेल्प लेते हैं और ना हम उनके रेफ़रेंस पे कोई काम करते हैं। लेकिन तला भाई ये भी तो सवाल बनता है कि अगर कोई सियासतदान आपको फंड करना चाहे बतौर एक इंसानियत के तौर पर, तो क्या आप वो फंड जो है वो डिनाई कर देते हैं? ये बहुत मुश्किल सवाल है, ठीक है? अब तक तो किसी सियासतदान ने हमें कोई फ़ंड नहीं दिया और मैं समझता हूँ कि अगर पाकिस्तान में वो वक़्त आ जाता है कि सियासतदान जो है वो अपने पैसे गरीब अवाम के लिए खर्च करने लगें, तो ये तो एक बड़ी तब्दीली होगी, मैंने तो आज तक नहीं सुना। बिल्कुल ऐसा ही है, और साथ-साथ ये भी पूछना चाहूँगा कि बहुत सारे फलाही इदारे इस कॉन्सेप्ट से यानी कि बहुत ज़्यादा मुतासिर होते हैं, इंस्पायर होते हैं कि सबसे बड़ा जो मज़हब है वो इंसानियत है। क्या आप भी इस कॉन्सेप्ट पर यकीन रखते हैं या फिर आपकी इस पर अलग राय है? देखें बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मुग़ालते होते हैं, ठीक है? जब इंसान दुनिया में आता है, तो ज़ाहिर-सी बात है सबसे पहले वो इंसान होता है, ठीक ठीक है? है। तो लोग कहते हैं कि इंसानियत पहले नंबर पे होनी चाहिए, मज़हब दूसरे नंबर पे होना चाहिए। देखिए मज़हब का ताल्लुक खुदा से है, ठीक है? तो इंसान के दुनिया में आने के बाद वो इंसान नहीं बना। उससे पहले जब वो माँ के पेट में था तो वो एक मख़लूक था और मख़लूक और ख़ालिक का जो रिश्ता है ना, वो सबसे पहला है। जब वो एक पानी का कतरा था तो वो एक मख़लूक था। जब वो इंसान बना और दुनिया में आया तो फिर वो इंसान हुआ। तो मैं समझता हूँ कि जो अल्लाह ताला के साथ इंसान का ताल्लुक़ है, वो सबसे पहले होना चाहिए और जो इंसानियत है वो हमें मज़हब ही सिखाता है। मज़हब इस्लाम में आप देख लें कि जहाँ पे बच्चों के हुकूक अलग मौजूद हैं, ख़वातीन के हुकूक मौजूद हैं, मर्दों के हुकूक मौजूद हैं, माँ-बाप के हुकूक मौजूद हैं, जानवरों के हुकूक मौजूद हैं, परिंदों के हुकूक मौजूद हैं। गर्ज़ ये कि हर हर इंसान, जानवर, हैवान तक के हुकूक जो इस्लाम में मौजूद हैं, तो मैं समझता हूँ कि इस्लाम ही वो मज़हब है, जो इंसानियत का दर्स देता है। ठीक है? तो इस्लाम और इंसानियत को सामने लाके खड़ा कर देना एक-दूसरे के मद्दे मुकाबिल, बाज़ लोगों की ये शरारत होती है, वरना किसी के ज़हन में ये ख़न्नास नहीं आता कि इस्लाम अलग है और इंसानियत अलग है। जब इस्लाम आप देखें ना कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक ऊँट आया, उसने आके शिकायत की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ौरी उस पे कार्रवाई की, ठीक है? ये तो समझ लें कि एक तरह से बहुत बड़ा काम है। अच्छा इस तरह से आगे बढ़ें, आपके बहनों के हुकूक, आप इस्लाम आपको दे रहा है। इसके अलावा ज़कात की बात करें आप तो ज़कात के जो मसरफ़ हैं, उसमें सबसे पहले क्या है? अपने रिश्तेदारों को, अपने बहन-भाइयों को आप दें अगर वो ज़कात के मुस्तहिक हैं। अब मैं यहाँ पे कहूँ कि अगर दुनिया के बल्कि छोड़ें, पाकिस्तान के सारे अमीर हज़रात सिर्फ़ अपनी ज़कात अपने गरीब रिश्तेदारों पे खर्च करना शुरू कर दें ना, तो लोगों को फलाही इदारे की ज़रूरत नहीं है। ये मसला तो हल हो जाएगा लेकिन ये तो इन इस्लाम ने बताया ना।
जी, तो इंसानियत तो इस्लाम ही सिखा रहा है। अगर आप मिसाल के तौर पे मैं किसी को 1 गिलास पानी दे रहा हूँ या हम किसी को कर्ज़ दे रहे हैं या हमने हेल्थ कार्ड बनाया या हम एजुकेशन दे रहे हैं, तो वो हम क्यों कर रहे हैं? वो सिर्फ़ और सिर्फ़ इसलिए कर रहे हैं कि अल्लाह ताला की रज़ा इसमें शामिल हो जाए, तो हमारी बख़्शिश हो जाएगी। अगर इस्लाम पीछे मौजूद नहीं होता तो शायद हम इंसानियत का ये काम नहीं कर रहे होते। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ इख़लास नियत है कि अल्लाह ताला हमें इस चीज़ का अजर देंगे, वरना किसको इतनी ज़्यादा जो है वो परेशानी है कि वो रात के वक़्त उठ के किसी के घर जाए, उसकी इंक्वायरी करे, उसके मसाइल हल करे। ना हम इतनी ज़्यादा तनख्वाह देते हैं अपने स्टाफ़ को और ना हमारे पास इतने वसाइल मौजूद हैं, लेकिन फिर भी जो हमारा अमला है ना, वो इस नीयत के साथ काम करता है कि हमारी जो बख़्शिश है, वो हमारे अमाल पे नहीं, अल्लाह ताला की रहमत से होगी। लेकिन तला भाई एक जुमले पर मैं इख्तलाफ ज़रूर करूँगा, जैसे आपने फरमाया कि ये शरारत भी हो सकती है, तो शरारत कैसे हो सकती है अगर नीयत किसी की साफ़ है और वो इख्तियारी के तौर पर ये यूज़ करना चाहता है कि सबसे बड़ा मज़हब इस्लाम है, इस्लाम तो है ही, लेकिन सबसे बड़ा मज़हब कहते हैं इंसानियत है, तो उस पर अगर इख्तियारी के तौर पर वो यूज़ कर रहा है कि जैसे मिसाल के तौर पर इस्लाम ने ही हमें बताया कि हुकूकुल इबाद क्या है, वैल्यू इस्लाम ने ही हमें बताई। इसी तरह, ठीक इसी तरह अगर कोई नमाज़ पढ़ रहा है या नमाज़ के लिए जा रहा है, ठीक उसी वक़्त किसी की जान बचा सकता है, तो वहाँ पर उस बंदे को क्या करना चाहिए? देखिए, इसका जवाब तो बहुत सिंपल सा है। मुफ्तियाने कराम से इस तरह के सवाल पूछने चाहिए, लेकिन ज़ाहिर-सी बात है कि वो इंसान की जान बचाएगा। जी, और ऐसा ही है ना कि मिसाल के तौर पे अगर कोई शख्स मर रहा है, तो आप अगर डॉक्टर हैं, तो आपको चाहिए कि जो आपका फ़र्ज़ है कि उसकी जान बचाना, आपने उसको बचाना है और इस्लाम इसमें कोई रुकावट पैदा नहीं करता। ऐसा ही है। ठीक है? तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन कहने का मकसद क्या है कि सबसे बड़ा मज़हब इंसानियत है। इसमें क्या है कि आपने फिर उसको जो दीगर मज़ाहिब हैं, ख़ास तौर पे इस्लाम, उसको आपने क्या कर दिया? नीचे कर दिया ना, सुपरलेटिव डिग्री उसके साथ इस्तेमाल कर ली। अगर मैं कहूँ कि सबसे बड़ा खिलाड़ी जो है, वो फलाँ शख़्स है, इसका मतलब ये है कि दुनिया के जितने खिलाड़ी हैं, वो उसके नीचे आते हैं। तो ये दरअसल बाज़ ऐसे जुमले होते हैं ना, जो कि माशरे में फैल जाते हैं और फिर लोगों को नहीं पता होता कि उसके पीछे क्या जो है वो मोटिव है और फिर वो ज़ुबान ज़द-ए-आम हो जाता है। तो इस तरह से इसकी हौसला शिकनी होनी चाहिए। ठीक है तला भाई, ये आपकी राय है और आपकी राय का एहतराम भी है, और साथ-साथ मैं ये ज़रूर पूछना चाहूँगा, आप तूबा फाउंडेशन एक फ़लाही इदारा है और उसमें समर कैंप जो लगी, मैंने देखा कि वहाँ पर बच्चों को तकारीर सिखाई जा रही थी, तो इसके पीछे क्या मकसद है? देखिए, आपका जो ये सवाल है बहुत इम्पोर्टेंट है और इसके लिए ना हमने 10 ईयर प्लान किया हुआ है। मुझे एक शेर याद आ गया कि हाय मौसम के ये उतार-चढ़ाव, आबरू ज़द में कच्ची फ़सल की है और जैसे गुज़री गुज़ार दी हमने, वाह! फ़िक्र तो आने वाले नस्ल की है। तो जो हमारी हमारी न्यू जनरेशन है ना, हमने उसका डायरेक्शन सेट करना होगा। हम जी, तो सिर्फ़ उन्वा थे, असल दास्ताँ तुम तुम हो। हो। तो उसके उस चीज़ को देखते हुए हमने ये फ़ैसला किया है कि हम छोटे बच्चों पे काम करेंगे, हम उनकी काउंसलिंग करेंगे, हम उनको बताएँगे कि क्या डायरेक्शन से आगे बढ़ने के, वरना तो हमारे बच्चों को तो नहीं मालूम। जी, वो मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन समत दुरुस्त नहीं होने की वजह से वो अपने ऑप्टिमम लेवल तक नहीं जा पा रहे हैं। ऐसा तो ही है। सबसे इम्पोर्टेंट काम जो ये है ना कि उन बच्चों की ज़हन-साज़ी करना, जिन बच्चों के पास अच्छे काउंसलर तक की रसाई नहीं होती, जिन बच्चों के पास जो है वो अच्छे गाइडर्स मौजूद नहीं होते, ठीक है, ज़ाहिर-सी बात है हम यहाँ तक पहुँचे हैं तो इसमें असातिज़ा का बहुत अहम किरदार मौजूद है। लेकिन ये है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि जिनका एक्सपोज़र हमने तालीमी इदारों के जो कर्ता-धर्ता हैं उनको भी देखा है, उनका भी एक्सपोज़र इतना नहीं है जिसकी वजह से लोग आगे नहीं जा पाते। तो तूबा फाउंडेशन में जो हमने ये सिलसिला शुरू किया है ना, इसमें हम सिर्फ़ पाकिस्तान से नहीं दुनिया भर से वो तमाम प्रोफ़ेशनल्स जो टॉप के फ़र्म्स में मौजूद हैं, की पोज़ीशंस पे मौजूद हैं, उनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इन बच्चों की हौसला अफ़ज़ाई करें, इनकी ज़हन-साज़ी करें, इनको बताएँ, उनसे सवाल करें, जवाब दें। इस तरह के सेशंस हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह तवातुर के साथ होते हैं। हमारे यहाँ जो एमडी कैट, ई-कैट के बच्चे हैं, जो मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिले की तैयारी कर रहे होते हैं, हर साल हम उन बच्चों की ना सिर्फ़ फाइनेंशियल असिस्टेंस उनके साथ करते हैं, बल्कि उनको अच्छे मेंटर भी प्रोवाइड करते हैं, जो उनको गाइड करते हैं, उनकी करियर काउंसलिंग करते हैं। इसके ज़बरदस्त। अलावा जो हमारे 9th क्लास के बच्चे हैं, वक़्तन-फ़वक़्तन हम प्रोफ़ेशनल्स को लेकर आते हैं, जो यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स हैं, जो कॉर्पोरेट में हाई पोज़ीशन पे हैं, वो आके बच्चों को बताते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है शहबाज़ भाई, क्योंकि हमारी जो जेन ज़ी है ना, उसकी डायरेक्शन अगर हम सही नहीं करेंगे ना, जी। तो ये ज़ाया हो जाएगी।
ऐसा ही है। और जब ये ज़ाया हो जाएगी तो आप देखिए कि हमारा जो मिन हैसुल कौम जो समत हमारा है इस वक्त, हम पीछे हैं। और इसे तस्लीम करना चाहिए, और तस्लीम करने के बाद हमें इस पे काम करना चाहिए। इसलिए तूबा फाउंडेशन ने नेक्स्ट 10 ईयर का प्लान किया है कि खास तौर पे मैं ये समझता हूँ कि औरंगी टाउन में हमारा जो इदारा मौजूद है, जी, इत्तेफाक से औरंगी में है, और जाहिर सी बात है जो इदारा जहाँ मौजूद होता है तो उसके इर्द गिर्द के लोग ज़्यादा फ़ायदा हासिल करते हैं। ऐसा ही ठीक है। है? तो हम चाहते हैं कि हमारे जो 5 किलोमीटर के रेडियस में बच्चे आते हैं ना, वो अगले 10 सालों में इतने ज़्यादा मेच्योर, इतने ज़्यादा कामयाब हो जाएं कि हम देखें कि ये वो अचीवर्स हैं जो पाकिस्तान के हालात भी बेहतर कर सकते हैं, जो पाकिस्तान का डायरेक्शन भी दुरुस्त कर सकते हैं, और जो पीछे मुड़े तो उनके पीछे जो आबादी है, जो अंडर प्रिविलेज लोग हैं, खानदान है, वो उसका सहारा भी बन सके। तो ये हमारा विजन है। और शिकवे जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। तो हम देखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी हमारी बच्चियां एमबीबीएस में गई। आज से 3 साल पहले हमने काम शुरू किया, वो एमबीबीएस कर रही हैं, कोई कहीं अपनी सर्विसेज दे रहा है, कोई कहीं खिदमत कर रहा है। तो ये देख के दिल बड़ा होता है कि कुछ ऐसे काम भी हैं सदका जारिया के, कि ये बच्चा जब तक नेक काम करता रहेगा तो वो हमें उसका सवाब पहुंचाता रहेगा ना। तो ये भी बिल्कुल। एक सदका जारिया है, जिसकी वजह से हम समर कैंप्स करते हैं, हम बच्चों को आगे बढ़ाते हैं, हम उनको बताते हैं। देखिए, मेरा खुद मीडिया का एक्सपोजर है पिछले 10 सालों से। मैं, आप, हम लोग सब जो है वो टीवी चैनल्स पे तकरीर कर रहे होते हैं, तो उसमें हमें ऐसे मल्टी डायमेंशनल किस्म के लोगों से वास्ता पड़ता है कि फिर हमें पता चलता है कि दुनिया में चल क्या रहा है। ऐसा ही है। वरना रसाई ना होने की वजह से एक इंफॉर्मेशन गैप होता है, और उस इंफॉर्मेशन गैप की वजह से कौम तकसीम होती है। और जब कौम तकसीम हो जाती है तो जाहिर सी बात है कि जिस चीज़ में इज्तिमायत नहीं होगी वो कभी भी बरकत का बाइस नहीं बनेगा, तरक्की याफ्ता नहीं हो सकेगा। तो हम चाहते हैं कि इंफॉर्मेशन गैप को कम किया जाए, ख़त्म किया जाए। बिल्कुल ऐसा ही है तला भाई, लेकिन साथ-साथ मुझे याद आया सोशल मीडिया पर भी ये विजुअल्स देखे हमने कि आपके ऑफ़िस पर कुछ लोग आए, तोड़-फोड़ की, उनका कहना था कि भई हमारी बाइक बना दो, हमें कर्ज़ दे दो। इस तरह के मामलात को किस तरह टैकल करती है आपकी फाउंडेशन? देखें, मैं समझता हूँ उन लोगों के साथ मेरी ज़ाती हमदर्दी है, क्योंकि जितना ज़्यादा हमारे माशरे में मसाइल और परेशानियाँ हैं, लोग ज़हनी हिजान में मुब्तला हैं, जी, लोग परेशान हैं। ठीक है? और इस परेशानी का जो अंदाज़ा है वो हम और आप शायद इतना ज़्यादा नहीं लगा सकें जो उन पे गुज़र रही है। ऐसा ही है। तो हमारे यहाँ स्टाफ को ये हिदायत है कि कोई भी आता है आपके पास तो आप उससे अच्छा अखलाक से बात करें। अगर कोई चीज़ नहीं होती है तो कम से कम उसको आपके जुमले जो है ना वो तकलीफ़ ना पहुँचाएँ। ऐसा ही है। लेकिन ज़ाहिर-सी बात है कि स्टाफ है वो भी इंसान है, सारी चीज़ें। तो अगर कोई शख्स बहुत ज़्यादा गर्मी दिखा रहा होता है या वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है, तो हमारी कोशिश यही होती है कि उसको समझाया जाए। लेकिन ज़ाहिर-सी बात है कि आप अगर देखें ना, हम लोन देते हैं लोगों को, अगर हम महीने में 70 लोगों को लोन दे रहे हैं, तो उसके 2 ज़मानती होते हैं। जी, ठीक है? तो 7 तिया 21 यानी 210 लोग सिर्फ़ हमारे एक प्रोग्राम में महीने में 210 लोगों से हमारे लोन इंचार्ज का वास्ता पड़ रहा है। आप इसका 1% निकालें, ठीक है? तो 2 बंदे बने। क्या इस बात की जो है वो गुंजाइश मौजूद है कि कोई भी काम 100% हो सकता है दुनिया में? नहीं, आइडियलिज़्म की कंडीशन तो नहीं है ना। हाँ, 99% हो सकता है। तो अगर हम 1% की बात करें तो मुमकिन है कि जो 70 लोगों को लोन दिया जाएगा उसमें तो शायद 2 लोगों से बात खराब हो। जी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम ये देखते हैं कि पिछले अगर हम 1 साल का अपना जो है वो ग्राफ निकाल के देखें तो एक आध दफ़ा ही कुछ इस तरह की चीज़ें हुई हैं, वो भी लोगों की परेशानियाँ हैं। बाकी मैं ये समझता हूँ कि इबादतों की तरह मैं ये काम करता हूँ। मेरा उसूल है पहले सलाम करता हूँ, और मुखालफत से मेरी शख्सियत सँवरती है। मैं अपने दुश्मन का बड़ा एहतराम करता हूँ। तला भाई, आपने ग्राफ की बात की, परसेंटेज की बात की, तो मुझे याद आया आप इंजीनियर हैं और मुझे ये ज़रूर बताएँ कि आपका ज़रिया-ए-माश यानी कि इंजीनियरिंग ही है या फिर इसी ट्रस्ट से, फाउंडेशन से सारे मामलात चल रहे हैं? ये आपने अच्छा सवाल पूछा है, सवाल सारे ही अच्छे हैं। आम तौर पे ये सवाल लोगों के ज़हन में होता है। देखिए, जी, आप जब भी ग्रेजुएशन करते हैं ना, मैं इसमें से मेडिकल फ़ील्ड की बात नहीं कर रहा, जी, लेकिन ग्रेजुएशन आपको तौर-तरीके सिखाती है। ऐसा आप ही है। जो 4 साल आप पढ़ाई करते हैं, उसमें आपको पाकिस्तान में तो इंडस्ट्री का एक्सपोज़र नहीं मिलता, ऐसा ही है। ठीक है?
लेकिन आप काम करने का ढंग सीखते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सीखते हैं, आपके अंदर सलाहियत पैदा होती है, आपके अंदर जो है वो पंक्चुअलिटी आती है। तो दरअसल इंजीनियरिंग के बाद मैं अपनी फील्ड में गया था, लेकिन उससे पहले एक पाकिस्तान में पैंडेमिक कोरोना वायरस की वजह से लोगों के साथ बड़ी परेशानी पैदा हो गई थी। तो उस दौरान मैं हादसाती तौर पे फलाही काम मैंने करना शुरू किया था, क्योंकि मेरे वालिद साहब जो हैं वो तूबा फाउंडेशन में 2011 से वो मौजूद हैं, मुंसलिक हैं। अच्छा, अच्छा, हाँ, ज़बरदस्त। लेकिन मैंने उनको देखते हुए और भी मसाइल देखते हुए हमने काम शुरू किया, और फिर ये इतना बड़ा काम है कि हमें खुद, मुझे ज़ाती तौर पे खुद नहीं मालूम, इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि अल्लाह ताला हमसे कितना बड़ा काम ले रहा है, या माशा हमारे जो भी कारकुनान हैं, उनको भी इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि आप देखें ना कि एक शेर मुझे याद आ गया कि हम मज़ाफ़ात से आए हुए लोगों का मियाँ, मसला रिज़्क़ का होता है मोहब्बत का नहीं। तो ऐसा वहाँ ही है। पे जो लोगों के मसाइल है ना, अगर किसी के घर में राशन मौजूद नहीं है और उसके बच्चे भूखे हैं, और हम वहाँ राशन पहुँचा देते हैं, खाना पहुँचा देते हैं, और वो शख्स खा लेता है, तो आपको नहीं मालूम कि ये कितनी बड़ी नेकी है। बिल्कुल ऐसा ही है। उसके दिल से क्या निकलती। किसी शख्स की बाइक ख़राब है, रोज़ाना वो जा रहा है मोटरसाइकिल पे, और चैन कवर नहीं है, टायर सही नहीं है, जगह-जगह पंचर हो रहा है। एक आम आदमी की एक दिन की दिहाड़ी 1500 है, 1700 है। अगर उसकी बाइक पंचर हो जाती है और 500-600 रुपए का वो पंचर ही बनवा लेता है, तो उस बेचारे के पास क्या बचेगा? वो अपने घर क्या लेके जाएगा? ऐसा ही है। हमारा जो बाइक का प्रोग्राम है, उससे बहुत सारे लोग फ़ायदा हासिल कर रहे हैं। कहने का मकसद है कि अल्लाह ताला की कबूलियत की बात है, वरना बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास वसाइल भी हैं, जिनके पास ह्यूमन रिसोर्स भी है, जिनके पास सारी चीज़ें हैं, लेकिन शायद अल्लाह ताला की कबूलियत नहीं है, तो वो ये काम नहीं कर रहे हैं। ऐसा ही है। हर इंसान मुख्तलिफ कामों से जुड़ा हुआ है। तो हम ये समझते हैं इसमें हमारा कोई कमाल नहीं है, इसमें अल्लाह ताला की कबूलियत है कि अल्लाह ताला ने मुझे कबूल किया, जो मैं इधर आ गया। जहाँ तक बात है रिस्क का, तो देखिए रिस्क का वादा तो अल्लाह ताला ने किया है, ऐसा ही है। ठीक है? अगर मैं इंजीनियरिंग में भी होता और मेरे नसीब में जो रिस्क है, वो तो अल्लाह ताला मुझे देते ना, जी। ठीक है? तो अब ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बहुत सारे बिज़नेस हैं। माशाअल्लाह। मैं एज़ अ मिडलमैन बहुत सारे काम कर रहा हूँ। जहाँ तक बात है इंजीनियरिंग की, तो इसके अलावा मैं पब्लिक स्पीकर भी हूँ। ऐसा तो ही है। उसके अल्हम्दुलिल्लाह हम ट्रेनिंग सेशंस भी अरेंज करते हैं। बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशन के काम भी हैं, जिसके ज़रिए जो है वो अल्लाह का बहुत एहसान है कि जब आपका किचन ठीक चल रहा होता है ना, तो आपकी क्रिएटिविटी भी बढ़ती है और आप बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं। तो मैंने यही फ़ैसला किया आज से कुछ सालों पहले कि हमने जो है ना, माशी तौर पे मुस्तहकम होना है। ऐसा ही है। वरना अगर आप माशी मसाइल में मुब्तला रहे, तो आप ये सारे काम नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो इसके लिए सबसे पहले अपना किचन सेफ करना होगा, ताकि आप खुल के काम कर सकें, और इसकी मेरी पूरी प्लानिंग थी बाकायदा, अल्हम्दुलिल्लाह, जिस पर मैं कामयाब हुआ, और अब मैं बड़े इत्मीनान के साथ, बिना किसी दबाव में, मैं ये फलाही काम कर रहा हूँ। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। तला भाई, जिस तरह आपने कहा कि जब राशन पहुँचता है ऐसे लोगों के पास जिनको हद से ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो उनके दिल से दुआ निकलती है। लेकिन वहीं जहाँ पर एप्रिसिएशन मिलती है, मोटिवेशन मिलती है, ज़ाहिर है हर फ़लाही इदारे को, वहीं तनकीद भी हद से ज़्यादा होती है। यानी मिसाल के तौर पर राशन बैग में सारी चीज़ें ठीक हैं, थोड़े से चावल अगर ठीक नहीं है, या फिर वो बासी निकल आए, या फिर कोई भी ऐसी चीज़, तो सारी वो चीज़ें जो पॉज़िटिविटी है, वो सारी चीज़ें साइड पे रखते हुए सिर्फ़ उस चीज़ पर बात होती है जो नेगेटिविटी है। तो इन चीज़ों को आप किस तरह देखते हैं? देखिए उसूली तौर पर अगर आप कोई चीज़ दे रहे हैं, और हमारे यहाँ पे हमारे इदारे में क्वालिटी चेकिंग का भी बहुत आला मयार है, ठीक है? हम अगर किसी को कुछ भी कपड़ा भी देते हैं ना, तो हम कोशिश करते हैं कि वो शख्स अगर पहने तो उसके दिल से दुआ निकले, जी। ठीक है? तो हमारे यहाँ आम तौर पे तो ऐसा नहीं होता कि कोई भी चीज़ गई तो वो ख़राब चली गई, लेकिन हो जाता है, इंसान है, ज़ाहिर-सी बात है कि आप अकेले तो नहीं कर रहे, बहुत सारे मशीनरीज़ इसमें मौजूद हैं। आप जिससे राशन ले रहे हैं, जो पैक कर रहा है, जो उसके पास से आ रहा है, बहुत सारी चीज़ें, आप 10 आइटम डाल रहे हैं, तो शायद कोई एक आइटम ऐसा हो। तो इसमें ये है कि आपने तो एक मिसाल के साथ इस चीज़ जी। को जोड़ा, लेकिन अगर मिसाल के तौर पे मैं हूँ, ठीक है? हमारा बतौर मजमूई ये रवैया होना चाहिए कि अगर किसी फलाही इदारे से 50,000 लोगों को फ़ायदा हो रहा है, और मैं गया, मुझे फ़ायदा नहीं मिला, जी। तो हमारा ये नज़रिया होना चाहिए कि अरे उन 50,000 लोगों को तो मिल गया, जी। अगर मुझे नहीं मिला तो शायद कोई वजह होगी। ऐसा ही है। लेकिन हमारे यहाँ पे पता है क्या, जिसकी आप हेल्प करें वो किसी को नहीं बताएगा।
वो नहीं बताता किसी को कि भाई मैं जो है ना तूबा फाउंडेशन से मैंने सेहत कार्ड बना के 4 लाख रुपए का इलाज करा लिया। ऐसा ही है। लेकिन जिसका नहीं होगा ना, वो पूरी दुनिया को बताता फिरेगा कि मेरा नहीं हुआ, मेरा नहीं हुआ। तो अभी हमारे सेहत कार्ड में तकरीबन पौने 6 करोड़ रुपए का क्लेम है। ठीक है, लोगों ने यानी फायदा हासिल किया ना। जी, जी, जी। अब वो लोग किधर है? वो इसी दुनिया में है ना। ऐसा ही है। एलियंस तो नहीं थे कि आए और इलाज करा के चले गए। वो नहीं बोलते, लेकिन जिस एक शख्स का, 2 शख्स का किसी भी वजह से, बहुत सारे इसमें मुहर्रिकात होते हैं, ज़ाहिर-सी बात है पायलट प्रोजेक्ट है हमारा। जी, तो उसमें जो मसाइल पैदा हो रहे हैं, तो उसमें लोगों का भी ये रवैया होना चाहिए, ठीक है? आम तौर पे तो ये होना चाहिए कि जो आपके बुनियादी मसाइल हैं, ठीक है? वो आपको अगर इतना ही आपके अंदर जो है ना जज़्बा मौजूद है, इतने ही आप तुर्रम खान हैं, तो जिन इदारों की ज़िम्मेदारी थी आपके घर पे पानी पहुँचाना, आपके इलाके का कचरा उठाना और आपको तालीम, सेहत, रोज़गार, सफाई, साफ़ पानी ये सब देना, उसके खिलाफ तो आप कभी ऐसे एकदम जलाल में नहीं आए। लेकिन चूँकि हम कमज़ोर हैं और गरीब हैं, मुझे एक शेर याद आया कि जिनके आंगन में गरीबी का शजर हो मोहसिन, उनकी हर बात ज़माने को बुरी लगती है। तो शायद ये वजह है, ठीक है? तो ऐसा नहीं होना चाहिए, कौमी मिज़ाज को तब्दील होना चाहिए। हमें जो है वो ये देखना चाहिए कि गिलास आधा खाली नहीं बल्कि आधा भरा हुआ है, ठीक है? और इसी तरह से पॉज़िटिविटी होगी ना, वरना देखिए नेगेटिविटी तो चारों तरफ है और अगर हर आदमी नेगेटिव हो जाएगा ना, तो फिर जलन, हसद, बुग़्ज़, खींचातानी ये चलता रहेगा। बिल्कुल ऐसा ही है तला भाई। और जिस तरह आपने कहा कि लोग हुकूमत पर तनकीद नहीं करते कि भई रोटी, कपड़ा, मकान वो नहीं पहुँचा रहे, लेकिन फलाही इदारा अगर थोड़ी-सी भी उनकी नेगेटिविटी नज़र आ जाए, तो सब मिलकर तनकीद करने पहुँच जाते हैं। तो इसी से मुझे ये सवाल याद आया कि वो काम जो हुकूमतों ने करने हैं, वो काम जब फलाही इदारे करना शुरू कर देंगे, तो लोगों को क्या ज़रूरत पड़ी है कि वो हुकूमत पर तनकीद करें? तनकीद तो तब होती है जब उनके पास चीज़ें ना पहुँचे, फलाही इदारों के ज़रिए अगर चीज़ें उनके पास पहुँच रही हैं, तो वो हुकूमत से अपने हुकूक की बात किस तरह करेंगे? बहुत जेन्युइन सवाल है आपका, ठीक है? इसमें मैं आपसे कहता हूँ कि आप अपने माइंड में इमेजिन करें और हिस्ट्री को रिवाइंड करें। आप पाकिस्तान की तारीख को 50 साल रिवाइंड कर दें, पीछे चले जाएँ, जी, ठीक है? आप उसमें से ईधी भी निकाल दें, आप इंडस हॉस्पिटल भी निकाल दें, आप डॉक्टर अदीब रिज़वी साहब का जो इदारा है वो भी निकाल दें, आप सिटीज़न फाउंडेशन भी निकाल दें, सब निकाल दें आप, शौकत खानम भी निकाल दूँ। सब निकाल दें, हाँ। 2023 में यूनिसेफ की एक रिपोर्ट है, जिसके मुताबिक 25.1 मिलियन बच्चे पाकिस्तान में स्कूल से बाहर हैं। अब आप मुझे ये बताएँ ना कि सिटीज़न फाउंडेशन जो है, बहुत बड़ा इदारा है, बच्चों की तालीम और तरबियत के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है? वो नहीं है मौजूद। हम हिस्ट्री रिवाइंड करके हम इमेजिन कर रहे हैं। जी, तो अब आप मुझे बताएँ कि ये 25.1 मिलियन बच्चे स्कूल से बाहर होते या इससे ज़्यादा होते? ऐसे बहुत ज़्यादा बच्चे बाहर होते आप बाहर हैं। अगर दुनिया की सबसे बड़ी एम्बुलेंस सर्विस ईधी को हटा दें, तो आप बताएँ मुझे कि हम इस वक़्त कहाँ खड़े होते हैं? हाँ, आप ये कह सकते हैं कि मुमकिन है कि शायद हालात बदल जाते, लेकिन मैं ये समझता हूँ, जो मैं अपने ज़िंदगी के तजुर्बे से आपको बता रहा हूँ, ये गुल प्लाज़ा का वाक़या हुआ, ठीक है? इसके बाद आपने क्या तब्दीली देखी? आप इससे पहले चले जाएँ, फ्लड आया सिंध में, क्या तब्दीली आपने देखी? आप अस्पतालों के मसाइल देखें भई कि किसी भी बच्चे को अगर कुत्ता काटता है शिकारपुर में, तो वो कराची पहुँचने तक वो रास्ते में दम तोड़ देता है। अगर किसी को हेमोफीलिया है और वो टंडोवाला यार में रहता है, तो वो अगर 4 घंटे का सफ़र करके आता है, अगर उसको कोई इंजरी हुई, तो उसके जिस्म का खून तो रास्ते में बह जाएगा। ऐसा ही है। तो कहने का मकसद ये है कि जब गैप होता है ना, एनजीओज़ दरअसल उस गैप को फ़िल कर रही हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, ठीक है? जी, अगर हम ये काम नहीं कर, आप दुनिया में देखें ना, यूनिसेफ है, यूनेस्को है, डब्ल्यूएचओ है, ठीक है? ये भी तो वही काम कर रहे हैं ना, जी, ठीक है? अच्छा, अब कहने का मकसद ये है कि पाकिस्तान की कैपेसिटी देखें, हमारा टैक्स टू जीडीपी देख लें या जो हमारी प्रोग्रेस है वो देख लें, तो उसमें मैं समझता हूँ कि डिलीवरी, मैनेजमेंट, ईमानदारी, फाइनेंस, इन सब की कमी है और आबादी वक्त के साथ बढ़ती चली जा रही है, जिसके नतीजे में अगर एनजीओज़ आगे नहीं आएँगी,
तो या तो मुल्क में कहतसाली होगी, या तो मुल्क में अफरा-तफरी होगी, या तो मैसेकर हो जाएगा, जेनोसाइड होगा। बहुत सारे लोग ये क्लेम करते हैं कि जो डकैतियाँ होती हैं शहर में, वो इस वजह से होती हैं कि बेरोज़गारी है। अगरचे मैं इससे 100% इत्तेफ़ाक नहीं करता, लेकिन फिर भी शायद कुछ ना कुछ वजह तो है ना। तो इस वजह से हम ये समझते हैं कि एनजीओज़ का काम जो है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और एनजीओज़ ख़ास तौर पे हम ये विज़न रखते हैं कि ना हम रियासत के खिलाफ कोई काम करें, ना हम हुकूमत के खिलाफ कोई काम करें, ना हम किसी जमात के खिलाफ कोई काम करें, और सबसे बढ़ के कि हम इस्लाम के खिलाफ कोई काम ना करें। ना ज़बरदस्त। हम ज़ालिम बने, ना मज़लूम बने। हम इतने बेवकूफ़, इतने कम अकल, या इतने आसान ना बन जाएँ कि हम किसी के विज़न के आलाकार बन जाएँ। तो ऐसा ही है। हमारी ये कोशिश होती है। तो मैं समझता हूँ कि एनजीओज़ जो काम कर रही हैं, ये हुकूमत ही के काम थे, लेकिन ज़ाहिर-सी बात है कि जितनी ज़्यादा आपको नाअहली नज़र आ रही है, इसके नतीजे में अगर हम ये काम ना करें, तो शायद अभी इतने मसाइल हैं कराची में कि भई कोई गटर में गिर जा रहा है, तो वो 1 दिन के बाद उसकी लाश मिल रही है। कोई मोटरसाइकिल पे जा रहा है, ठीक है, सड़क टूटी हुई थी, वो गिर गया, मियाँ-बीवी उसके ऊपर दूसरी गाड़ी चढ़ गई, मगज़ बाहर आ गया। ये इतने मसाइल हैं, अगर आप बाहर मुल्क में किसी बच्चे को ये बताएँगे, तो शायद वो इसको कहानी समझेगा। तो ये सारे मसाइल को देखते हुए लोगों को अपनी ज़िम्मेदारी लेनी पड़ेगी, ना किसी हमसफ़र, ना किसी हमनशी से निकलेगा। हमारे पाँव का काँटा हम ही से निकलेगा। लेकिन तला भाई, इसके साथ-साथ ये सवाल ज़रूर बनता है कि फिर आप वसाइल अपने हाथ में क्यों नहीं लेते? यानी सियासत में क्यों नहीं आ जाते कि लोगों के मसाइल भी हल कर लें? देखिए, इसके लिए जो है ना, आपको थोड़ा-सा ऑब्ज़र्वेशन करनी पड़ेगी, जी, एनालिसिस करना पड़ेगा, आपको कंपैरिज़न करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों की, सियासत की और फलाही कामों की मेटाफ़िज़िक्स जी, डिफ़रेंट है। अगर आप सियासत में आते हैं ना, तो आपको ना चाहते हुए भी उसमें फ़ेवरेटिज़्म करना पड़ता है। ऐसा जो ही है। आपके वोटर्स होते हैं, वो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होते हैं, जी। ठीक है? तो इसमें तो फ़ेवरेटिज़्म आ गया ना। इसके हुँ, अलावा सियासत में अगर आप आते भी हैं, लोगों को सियासत में, नौजवानों को ख़ास तौर पे जाना चाहिए। लेकिन उनको फिर अपना एक रोड मैप तैयार करना चाहिए। जी, फिर उनका काम फलाही नहीं होना चाहिए। ऐसा ही है। ज़रूरी नहीं है कि तमाम नौजवान सियासत में हों, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि सारे नौजवान फलाही काम करें। हर इंसान को अपने शौक, अपने विज़न के मुताबिक कुछ ना कुछ करना चाहिए, जो सलाहियत बिल्कुल। उसको अल्लाह ताला ने दी है, ठीक है? तो बिल्कुल सियासत में जाना चाहिए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इदारे का ये कोई विज़न नहीं है, और ना ही हमारा कोई प्लान है। बिल्कुल, अल्लाह ये ताला सवाल इससे भी महफूज़ रखे। इसलिए किया क्योंकि बहुत सारे फलाही इदारे जो फलाह का काम करते हैं, फिर बाद में वो सियासत में आ जाते हैं, तो मैंने सोचा कि ये लेकिन सवाल इसमें आपसे भी अगर मैं बनता है। बात करूँ, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिलैंथ्रोपिस्ट ऑफ पाकिस्तान हिस्ट्री, जी, डॉक्टर क्या नाम है, अब्दुल सत्तार ईधी साहब की, जी, तो वो सियासत में आए ना। वो सियासत में आए, उन्होंने इलेक्शन भी लड़ा, वो फिर कौमी और सूबाई असेंबली के भी उन्होंने इलेक्शन लड़े। लेकिन एट द एंड हमने देखा कि फिर वो उन्होंने वो सारा सिस्टम ख़त्म किया, जी, और वो आके खारा दर की सड़कों पर बैठ गए, कि उन्होंने कहा कि नहीं, वो मेरे बस की बात नहीं है। तो बजाय इसके कि अब हम दोबारा से वो प्रैक्टिकल करें, हम लोगों को चाहिए कि वो अपने पुराने लोगों से सीखें, ठीक है? अब हमने देखा ना कि भई वो उस तरह से कामयाब नहीं हुए, ठीक है? जी। तो किसी भी फलाही इदारे के पर्सन को मैं समझता हूँ कि सियासत से दूर रहना चाहिए, ठीक है? उसमें फिर आपका इंटरेस्ट कॉम्प्रोमाइज़ होता है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी आता है, आपकी क्रेडिबिलिटी कॉम्प्रोमाइज़ होती है। जो इस वक़्त सियासतदानों का इमेज है, ख़ास तौर पे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों में, तो वो किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है उनके लिए कि कोई पॉलिटिशियन खड़ा होके इस तरह का काम करे। बिल्कुल ऐसा ही है। तला भाई, छोटी-सी स्टोरी आपके साथ शेयर करना चाहूँगा और उसी से एक सवाल बनाऊँगा। स्टोरी ये है कि जब सैलाब आया यानी कि सिंध में, तो वहाँ यानी कि बहुत सारे लोगों के घर तक डूब गए, सारी चीज़ें हुई। एक बार ये हुआ कि कराची में मैं यहीं पर मौजूद था, तो मेरे भाई जो हैं वो मुझे छोड़ने आए, तो यहाँ सदर में ही जो स्ट्रीट लाइब्रेरी मौजूद है, ज़ेनब मार्केट के करीब ही, वहाँ पर उन्होंने जब मुझे छोड़ा, तो मैं सर्विस रोड लेकर, यहीं से सर्विस रोड कहें उसको या फिर लाइब्रेरी वाला एरिया, वो लेकर मैं जा रहा था पैदल-पैदल, तो मेरी नज़र एक गार्ड पर पड़ी। वो गार्ड यानी उसके आँसू बह रहे थे। तो मैंने उनसे पूछा कि अंकल क्या हुआ है? कोई मसला है? मैं जो हल कर सकूँ मैं अपनी बिसात के मुताबिक, तो आप मुझे बताएँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। मैंने कहा आप बताएँ, मैं कोई
ऐसी चीज़ आपकी सारी लोगों को तक नहीं पहुँचा रहा, यानी आप मुझे बताएँ कोई मसला है, अगर मेरी भी साथ होगी मैं आपकी हेल्प कर लूँगा। तो उन्होंने कहा कि यार मेरी जो तनख्वाह है ना वो 18,000 है और मेरा घर डूब चुका है दादू में, और अगर मैं किसी से यहाँ पर इमदाद या कोई ऐसी चीज़ माँगूँगा तो वो तस्वीर निकालते हैं, और जब वो अपनी तशहीर करते हैं तो हमारी खुददारी उनके लिए कोई मैटर नहीं करती और वो साइड पर रख देते हैं हमारी खुददारी को। तो ऐसे मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं है, मैं अल्लाह ताला से ही मदद माँग रहा हूँ। तो मुझे बताएँ कि ये जो फलाही इदारे हैं, स्पेशली रमज़ान में हद से ज़्यादा तशहीर हो रही होती है, रमज़ान में ही हद से ज़्यादा एक्टिव भी हो रहे होते हैं, तो ये तशहीर ज़रूरी है? इस्लाम तो कहता है कि एक हाथ से दो तो दूसरे हाथ को पता नहीं होना चाहिए, लेकिन हम किस समझ जा रहे हैं? देखें, बहुत ही अफ़सोसनाक सूरत हाल है कि इस तरह की चीज़ें जो है ना मैं खुद देखता हूँ, ज़ाहिर-सी बात है आपसे ज़्यादा मेरी इन्वॉल्वमेंट रहती है फलाही जी, कामों में। तो हम ऐसे-ऐसे हालात देखते हैं लोगों के, जब हम घर पे जाते हैं तो 12 साल का बच्चा जो है वो घर चला रहा है, वो काम कर रहा है। दिल को खिलौनों की नहीं, रोटी की फ़िक्र थी, हम लोग बूढ़े हो गए बचपन के दौर में। ऐसी-ऐसी फैमिलीज़ के उनके घर में 5 बेटियाँ हैं, बेवा माँ है, ठीक है? वो किसी के पास इसलिए नहीं जा रही हैं कि उसको पता है कि मैं दुनिया के सामने एक्सपोज़ हो जाऊँगी। जी, वो घर में बैठे हुए हैं, लोगों के सामने मुँह नहीं खोल रहे क्योंकि बदकिस्मती से सोशल मीडिया का जो बेजा इस्तेमाल हुआ, हर शख़्स चाहता है मशहूर होना। लेकिन मशहूर होने से बेहतर है मकबूल होना, जी, और आप मकबूल उस वक़्त होंगे जब आप काम करेंगे, ठीक है? बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिनका लोग नाम भी नहीं जानते और वो इतना आला काम कर रहे हैं, और ऐसे इंसान को मिशनरी होना चाहिए ना कि वो सिर्फ़ काम करें, और काम जब बोलता है ना तो आपको बोलने की ज़रूरत नहीं होती। आपने जी, देखा है तूबा फाउंडेशन में जो 25 प्लस प्रोजेक्ट्स हैं हमारे, अल्हम्दुलिल्लाह पूरे साल के 12 महीने, हम जुम्मे को ऑफ करते हैं लेकिन जुम्मे को भी जो है वो हाफ डे ही ऑफ होता है हमारे यहाँ। ठीक है? इस तरह से काम चल रहा है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज तक कोई ये नहीं कह सकता कि हमने इस तरह का काम किया हो कि किसी फैमिली को एक्सपोज़ कर रहे हैं, किसी को बेच रहे हैं, किसी को दिखा रहे हैं। ये सारी चीज़ें जो है ना एक तो आपके खुलूस में भी बाल पैदा करती है, दूसरी चीज़ ये है कि इससे माशरे में बहुत ज़्यादा बुराई जन्म लेने का इम्कान होता है। एक जी, बच्चा जो आज अगर 6 साल का है और मैं उसकी वीडियो बना-बना के वायरल करूँ कि भई इसको मैं पढ़ा रहा हूँ, कल को वो अगर 26 साल का होगा और वो वीडियो, क्योंकि अब तो यूट्यूब ज़ाहिर पे सारी चीज़ें सेव है ना, आप 15 साल की पुरानी चीज़ें निकालें, वो भी मौजूद है, 20 साल पुरानी निकालें, वो भी मौजूद है। तो आप बताएँ कि उस शख्स पे क्या गुज़रेगी? ऐसा ही है, तो अब ये है कि पहले कहा जाता था नेकी कर दरिया में डाल, अब ये है नेकी कर सोशल मीडिया पे डाल। ऐसा ही है। तो इस चीज़ की हौसला शिकनी होनी चाहिए सबकी तरफ से, और इसमें देखिए ऐलान की हद तक तो ठीक है। मसलन जैसे कि तूबा फाउंडेशन लोन देती है, बिला सूद कर्ज़ दे रही है, तो उसकी हमने एक वीडियो बना के डाल दी, जी, भई हम कर्ज़ दे रहे हैं आके हमसे ले लें, जी, फैक्ट्स एंड फिगर्स बता दिए। या हम स्कॉलरशिप देते हैं बच्चों को, तो हमने कह दिया स्कॉलरशिप दे रहे हैं, ये टेस्ट आपको देना है, ये लिंक है इस पे फिल कर दें। जैसे हम लोगों की बाइक्स बनाते हैं तो हमने कह दिया कि भाई हर महीने की पहली तारीख को सुबह 9 बजे फॉर्म ओपन होता है, उसकी हमने वीडियो बना के डाल दी। जी, तो इससे क्या है कि लोगों को खबर पहुंच जाती है। लेकिन हम ये नहीं करते कि जो बाइक बनाने वाला आ रहा है हम उसको पकड़ पकड़ के उसके वीडियो बनाए कि भाई देखें ये जो है वो डिलीवरी राइडर है, ये बाइक या राइडर है, आज इसने बाइक बनाई। इससे वो शख्स खत्म हो जाएगा, ऐसा ही है। और लोगों के पास, गरीबों के पास, कम आमदन वालों के पास, मुस्तहिक तबके के पास एक इज्जत नफ्स मौजूद है, वही तो उनके पास बरकरार रहने दीजिए, उनके पास और है क्या? ऐसा ही है। तो इस चीज़ की आप खुद एक बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर हैं, इसकी हौसला शिकनी कीजिए। हम खुद जहाँ देखते हैं हम इसकी हौसला शिकनी करते हैं, और हमारे इदारे में तूबा फाउंडेशन के प्रेमिसेस में कोई भी शख्स कैमरा इस्तेमाल नहीं कर सकता जो बाहर से आया हुआ हो। हम चीज़ें रिकॉर्ड रखते हैं क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है कि हमें गवर्नमेंट को भी हिसाब देना होता है, एफबीआर को भी हिसाब देना होता है, रजिस्ट्रेशन ऑफिस भी है, सिंध चैरिटी कमीशन से हम रजिस्टर्ड हैं। उन तमाम चीज़ों के रिकॉर्ड के लिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास सारी दस्तावेज़ात मौजूद हैं, सारे क्लिप्स मौजूद हैं, लेकिन उसको हम सोशल मीडिया पे लोगों से शेयर नहीं करते हैं। मुझे पता है कि मेरे फेसबुक प्रोफाइल पे जो 90% लोग हैं, वो लोग हैं कि जो मेरी तरह हैं। जी, ठीक है ना? अब आपकी प्रोफ़ाइल पे ज़्यादातर लोग वो होंगे जो आपकी फ़ील्ड के होंगे, आपकी तरह के होंगे। मुझे ऐसा पता ही है है। कि सोशल मीडिया पे अगर मैं डालूँगा तो बजाए इसके कि लोग मुझे कुछ देंगे, वो उल्टा फ़ोन करेंगे अपने रेफ़रेंस से कि तला मेरे फलाँ जानने वाले हैं, उसकी हेल्प कर दें, मेरे घर में फलाँ काम करने वाले हैं, उसकी हेल्प कर दें। रेफ़रेंस पे हम काम ही नहीं करते। मुझे पता है कि आज अगर किसी के घर में काम करने वाली को उसके कहने में मैंने राशन दे दिया,
तो अगले 1 साल तक वो इस उसको जताती रहेगी कि भाई मेरे कहने पे तुमको राशन मैंने तूबा फाउंडेशन से दिलवा दिया था, अब तुम अगर मेरे घर में 2 कमरा साफ करती थी तो तुमको टीवी लाउंज भी साफ करना होगा, और वो करेगी। ऐसा ही तो है। इस्तेहसाल हो रहा है ना, जी, मेरे काम से कोई और शख्स उसका नाजायज फायदा उठा रहा है। आपने अपने ड्राइवर को तूबा फाउंडेशन से कहा कि भाई जाके आप अपनी जो है ना बाइक बनवा लें, तो अब आप उसको बोलेंगे भाई तुम मेरे पास 8 घंटा होते थे, अब तुमको 12 घंटा होना होगा मेरे पास। ठीक है? तो हम रेफरेंस पे काम नहीं करते, हम जो है वो कोई तस्वीर जो है इस तरह से सोशल मीडिया पे वायरल नहीं करते, उससे नुकसान है। ठीक है? हाँ, डोनर्स की जो इत्मीनान, ज़ाहिर सी बात है कोई शख्स अगर पैसे दे रहा है, तो उसको भी तो इत्मीनान चाहिए ना। जी। क्योंकि अब पाकिस्तान का इमेज खास तौर पे एनजीओज़ का इतना बेहतर नहीं है। लोग इसमें करप्शन कर जाते हैं, तो उसके लिए हम चीज़ें सेव करते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे नहीं लगाते। बिल्कुल ऐसा ही है तला भाई, और बहुत अच्छा आपने इस पर मैसेज भी दिया कि इस तशहीर को, यानी इस तरह की चीज़ों की हौसला शिकनी होनी चाहिए। साथ साथ हमारा जो आखिरी सेगमेंट है इसमें यह होता है कि हम किसी न किसी शख्सियत का नाम लेते हैं और आपके जहन में जो पहला सेंटेंस उस शख्सियत के बारे में आता है वो आप हमारी ऑडियंस को बताएंगे। तो इस सेगमेंट के लिए आप रेडी हैं? ये मैं तो रेडी हूँ, लेकिन आप देख लें कोई ऐसी कंट्रोवर्सी ना हो जाए, क्योंकि आप किस शोबे हाय ज़िंदगी से ताल्लुक़ हम रखते हैं? ज़ाहिर है जिस तरह आपने बात की ना कि फ़ेसबुक पर फ्रेंड्स भी अपनी ही फ़ील्ड के होंगे, ठीक इसी तरह आपकी फ़ील्ड तो ज़ाहिर है 2-3 हैं, इंजीनियरिंग भी है, पब्लिक स्पीकिंग भी है, लेकिन आज की पॉडकास्ट जो हमने की है, वो फ़लाही इदारों पर की है, तो ऐसी ही शख्सियत के बारे में मैं आपसे पूछूँगा। बिल्कुल आप पूछ लें, जहाँ तक हो सकेगा मैं स्किप करने का ऑप्शन मौजूद है। मौजूद है बिल्कुल, लेकिन मैं चाहूँगा कि जो दिल में आए आप ज़रूर बताएँ लोगों को। सबसे पहले अब्दुल सत्तार ईदी साहब। अब्दुल सत्तार ईदी साहब जो है वो इंसानियत का फ़ख्र है। ऐसे लोग बहुत कम पैदा होते हैं, और हमें कई अब्दुल सत्तार ईदी की ज़रूरत है। डॉक्टर अदीब रिज़वी साहब। एक जेम है, डायमंड है, और हम सब की ये ख़्वाहिश होनी चाहिए जो फ़लाही काम कर रहे हैं कि हम उनके नक्शे कदम पे चलते हुए, देखिए ना, अब्दुल अब्दुल रिज़वी साहब जो है, अदीब अदीब रिज़वी रिज़वी साहब, साहब। उनको उनका चेहरा भी बहुत कम लोग जानते होंगे। जी, ऐसे ही होना चाहिए कि इंसान काम इस तरह से करे कि उसका काम बोले, उसको बोलना ना पड़े। ज़बरदस्त। ज़फ़र अब्बास साहब। बहुत एनर्जेटिक है, और ख़ास तौर पे मुझे बहुत पसंद है कि जो ज़ुल्म होता है, जो माशरे की नाहमवारियाँ, उस पे बहुत आवाज़ बुलंद करते हैं। चीपा साहब। बहुत ये ही आपकी मुस्कुराहट। हाँ, बहुत छीपा साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, मासूम आदमी हैं। माशाल्लाह। साथ-साथ मैं ज़रूर पूछना चाहूँगा जमात इस्लामी भी काम करती है, फ़लाही इदारा भी उनके साथ जुड़ा हुआ है, केकेएफ, ऐसा ही है अगर मैं नाम ठीक ले रहा अल-ख़िदमत हूँ? अल-ख़िदमत, सॉरी। अल-ख़िदमत के हवाले से आप क्या बताना चाहेंगे हमें? बहुत अच्छा इदारा है, और बहुत ही सॉलिड इदारा है। माशाल्लाह ज़बरदस्त। और नाज़रीन मोहतरम, आपने तलहा आलम साहब जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं, तूबा फाउंडेशन के ट्रस्टी हैं, तूबा फाउंडेशन के, उनके ख़यालात सुने, उनकी राय सुनी और उनके जो काम हैं उनके बारे में जाना। ठीक इसी तरह जो उनकी कैंपेन चल रही है हेल्थ कार्ड के हवाले से, आपको भी ज़रूर कहूँगा आप भी इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करें। आपका ही इसी में फ़ायदा है, और अल्लाह ताला इनको अपने मकसद में कामयाब फ़रमाए, और इसी तरह की शख्सियात को हम मदऊ करेंगे अपनी इस पॉडकास्ट में, अपनी इस नशिस्त में। और इसी तरह की शख्सियात की राय जानने के लिए, उनके स्टेटमेंट्स जानने के लिए, उनके बारे में जानने के लिए हमारी पॉडकास्ट देखते रहिए। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।